तो अब हम लोग बात करेंगे हिंदी के स्ट्रैटेजी की कि हिंदी के जो एग्ज़ाम होंगे, हिंदी के एग्ज़ाम में हम लोग किस तरह से क्वेश्चन लिखेंगे। वो तो है ही, वो एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले इसकी तैयारी भी तो करनी होगी। तो हिंदी की तैयारी हम लोग कैसे करेंगे इसकी बात करेंगे। हिंदी की तैयारी करने के लिए हम लोग हिंदी के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, है ना। हिंदी के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। अगर हिंदी के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर हम लोगों ने कर ली तो हम लोगों को अपनी तैयारी का एक आयाम सेट करने में दिक्कत नहीं होगी। हिंदी के आयाम हम लोग सेट कर लेंगे, तैयारी के आयाम, आयाम का मतलब क्या है, डायमेंशन, है ना, कि उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी ब्रेथ कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी। इस तरह की हम लोग हिंदी में क्या करेंगे, अप्रोच इस्तेमाल करेंगे और उससे हम लोग अपनी हिंदी को बहुत अच्छी दिशा दे सकते हैं, अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आई ना बात समझ में, ठीक है। तो अब देख बेटा, सबसे पहली बात खंड अ की बात करेगा, खंड अ की, है ना। तो इस खंड अ में हम लोगों ने तो देखा ही है कि कहां से किस पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये तो हम लोगों ने बात की थी कि भाई एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स जो हम लोगों के जहां से मिलने वाले थे उनको कम करके, ठीक है, 10 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब देख कि पहले हम लोग ये देखेंगे कि उन्हीं पोर्शन में कौन कौन सा पोर्शन है, कौन कौन से टॉपिक है और उनसे कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। इससे हमें एक खाका क्या कहते हैं उसे, एक स्केच तैयार करने में दिक्कत नहीं होगी हिंदी के, है ना। ठीक है, चलो बात करते हैं। देखो गद्य और पद्य, ये तो हम लोगों ने देखा भाई, गद्य पद्य। गद्य और पद्य की अगर बात करेंगे तो देख, गद्य में 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस 1 मार्क्स, पद्य में 5 क्वेश्चंस 1 मार्क्स, यानी कि पांचों के पांचों क्वेश्चंस कैसे होंगे, 1 मार्क्स के होंगे। इसमें भी पांचों के पांचों क्वेश्चन कैसे होंगे, 1 मार्क्स के होंगे। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 5 मार्क्स 5 मार्क्स। अभी देखो गद्य से जो सवाल करे जा सकते हैं वो कैसे सवाल होंगे, इसकी भी बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन होंगे तो कैसे होंगे। देखो क्वेश्चन का मतलब आयाम क्या होगा, क्या होगा कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी एक रचनाकार का नाम, जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से मान लो कि गोदान के बारे में पूछ दिया कि गोदान किसकी रचना है, किसकी रचना है, गोदान किसकी रचना है। 4 ऑप्शन दे दिए, है ना, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, है ना, यहां दे जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। इन चारों में कौन है, तो इन चारों में कोई ना कोई एक तो होंगे। तो कौन है भाई, गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है ना, उपन्यास है, ठीक है, बहुत फेमस उपन्यास है। तो हम क्या करेंगे, अब उसको गोला भर देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो इस तरह से यह भी आ सकता है कि गोदान कौन सी विधा पर आधारित है, या गोदान की विधा क्या है। विधा मतलब कि ये व्यंग्य है, या ये आपका क्या कहते हैं उसे आप बीती है ना, या ये उपन्यास है, या एक कहानी है, ठीक है, ये क्या है। आ रही बात समझ में। तो ये विधा होती है। तो इस तरह के 5 क्वेश्चंस आपके कहां से होंगे, आपके 5 क्वेश्चंस होंगे गद्य से। पद्य से भी यही हाल है, कवि का नाम, कवि की रचनाएं पूछेंगे। तो पहली बात तो यह है कि आप लोगों की बुक में जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को जो सब्जेक्ट्स, जो चैप्टर्स हम लोगों को हिंदी में पढ़ना है, चाहे वो हिंदी में गद्य की बात हो चाहे पद्य की बात हो। कविताएं जितनी हैं उनमें कवि हैं तो कवि के जीवन परिचय हैं। तो जीवन परिचय में हम लोगों को उनके रचनाओं को भी पढ़ना पड़ेगा। तो रचनाएं भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा उसी से बनेगा। आ रही बात समझ में ना, उसी के अंदर से आएगा क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा कहीं दूर से लेकर नहीं आएंगे ये लोग क्वेश्चन, है ना। उसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, जो रचनाएं जो होंगी उसी से आएंगे। और वो रचनाएं हैं, रचनाओं की क्या विधा है वो सब हम लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे। संग्रह
है ना, उनकी जो कहानी के संग्रह हैं उनको भी देख लेंगे। इस तरह से भी क्वेश्चन हम लोगों के पूछे जाएंगे। तो 5 गद्य से इस तरह के क्वेश्चन होंगे और 5 पद्य से होंगे इसी तरह के क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसमें अगर युग की बात की जाए तो शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग। हिंदी गद्य में शुक्ल युग प्लस शुक्लोत्तर युग, ये जो युग हैं इन्हीं के अंदर से सवाल करे जाएंगे। ठीक है, और पद्य की अगर बात करें तो रीति काल है और आधुनिक काल है। रीति काल है प्लस आधुनिक काल है। आधुनिक काल है मतलब कि इन्हीं 2 काल ऐसे हैं जिनके कवियों के नाम पूछे जा सकते हैं और इनकी रचनाओं के नाम पूछे जा सकते हैं, और वो भी अगर ये दोनों हमारी हिंदी की पद्य में हैं, इनमें जो कवि, ठीक है, उनको अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोगों के लिए क्या है, ज़्यादा अच्छी बात होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो इस तरह से 10 मार्क्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे, तो हम इनको पढ़ेंगे। अब देखो, रस छंद अलंकार से, रस है, छंद है, अलंकार है बेटा। रस 1 मार्क्स, छंद 1 मार्क्स, अलंकार 1 मार्क्स। अब रस छंद अलंकार से अगर सवाल आएंगे तो कैसे आएंगे? आपको 2 लाइन दे दी, किसी कविता की 2 लाइन दे दी और उन्होंने ये पूछा कि कौन सा रस है। छंद की 2 लाइन दे दी, उन्होंने पूछा कि इसमें कितनी मात्राएं लगी हुई है ना, कितनी मात्राएं इसमें है, ठीक है, या कौन सा ये छंद है। बात समझ में आ रही? अलंकार में किसी क्या कहते हैं, कोई 2 लाइन दे दी गई और पूछ लिया गया कि इनमें बताइए कि कौन सा अलंकार है ये। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो इस तरह से आपको सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरह से उपसर्ग, प्रत्यय, इसी तरह से उपसर्ग है जो 3 मार्क्स का गेन आता था। इसी तरह से प्रत्यय है जो 2 मार्क्स का आता था। इसी तरह से समास है जो 2 मार्क्स का आता था। इसी तरह से तत्सम तद्भव है, तत्सम तद्भव। इसी में पर्यायवाची शब्द भी ऐड कर दिया गया। पर्यायवाची मतलब ये हो गया कि या तो तत्सम तद्भव 1 नंबर का आ जाएगा या पर्यायवाची में से 1 नंबर का आ जाएगा। ये भी 1 मार्क्स का हो गया, ये भी 1 मार्क्स का हो गया, ये भी 1 मार्क्स का हो गया, ये भी 1 मार्क्स का हो गया। तो आप देख रहे हैं ना, इनसे आते थे कितने मार्क्स? 2 2 3 2 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 मार्क्स इनसे आते थे, और 11 मार्क्स की जगह पे इनसे कितने मार्क्स हो गए? इनसे 4 मार्क्स हो गए। समझ आ रही बात? ठीक है, तो इन दोनों में कोई एक पूछ सकते हैं। ठीक है, यह हो गया। उसके बाद संधि है, ठीक है, शब्द रूप है, धातु रूप है, शब्द रूप है ना, धातु रूप है, ठीक है, शब्द रूप है, धातु रूप है। संधि से 1 मार्क्स, धातु रूप से 1 मार्क्स, शब्द रूप से 1 मार्क्स, धातु रूप से 1 मार्क्स। आप देख रहे हैं ना, 5 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरह से आपके 20 मार्क्स पूछे जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो ये बहुत एक तरह से अच्छी बात भी है और इस बार के स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी बुरी बात भी है, इसलिए क्योंकि इन लोगों के लिए ये सारे पोर्शंस क्या हो गए, बहुत कमज़ोर हो गए। कमज़ोर नहीं हो गए हैं, बल्कि इनमें बहुत अच्छी तैयारी करना पड़ जाएगी उनको, है ना। पहले के स्टूडेंट लोग क्या था कि बस, ठीक है, इस पर भी बात हम लोग करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। आ रही ना बात समझ में? ठीक है, तो लिख लो, आगे देख लेते हैं। देखो आप इसके आगे यहां पे देखते हैं। खंड ब है, ठीक है, खंड ब है। तो खंड ब से हम लोगों ने बात की हुई है, खंड ब से, कि गद्यांश जो है आपका हिंदी गद्यांश से 6 मार्क्स, हिंदी पद्यांश से 6 मार्क्स, है ना। संस्कृत गद्यांश से 5 मार्क्स, संस्कृत पद्यांश से 5 मार्क्स, ठीक है।
उसके अलावा आपका खंड काव्य से, है ना, खंड काव्य से 3 मार्क्स, जीवन परिचय 5 मार्क्स, ठीक है। ये लेखक का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय 5 मार्क्स, कवि का जीवन परिचय 5 मार्क्स, ठीक है। इसी तरह से आपका श्लोक है, श्लोक 2 मार्क्स, ठीक है। संस्कृत प्रश्नोत्तर है 4 मार्क्स, और निबंध जो कि बेहद इंपॉर्टेंट भी है, निबंध 9 मार्क्स, क्योंकि ये सबसे बड़ा पोर्शन है। अगर निबंध आपका छूट गया तो 9 मार्क्स आपके चले गए। इनमें से अगर 2-3 अगर क्वेश्चन छूट गए, 4 क्वेश्चन भी छूट गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, चलेगा। लेकिन अगर सिर्फ अकेला अगर निबंध छूटता है आपका तो 2 मार्क्स चला जाएगा, 9 मार्क्स चले जाएंगे। आप समझ कर देखें कि ये कितना बड़ा पोर्शन है, इसलिए इस पर भी आपको बहुत अच्छी कमांड रखनी है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो देखो, हिंदी गद्यांश और पद्यांश से कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। संस्कृत गद्यांश और पद्यांश में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, खंड काव्य में दिक्कत वाली बात नहीं, लेखक और कवि में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, श्लोक में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, संस्कृत प्रश्नोत्तर में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लेकिन निबंध में जरा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इनमें तो दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि हिंदी के जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, कहां कहां से किन किन पोर्शन से कितने कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो इस बात को लेकर हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कैसे हम लोग अपनी हिंदी को बहुत अच्छी कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। मेरी बात क्लियर हो पा रही है? तुम लोगों को समझ में आ गई ना बात? ठीक है, तो चलो इसको ध्यान में रखो और अपनी तैयारी बिल्कुल फास्ट कर दो। ठीक है, चलो।